नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 88 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बिग एंड बॉगी यूट्रस ब्लीडिंग एंड रैपिड पल्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आर द साइन ऑफ एडहेरेंट प्लेसेंटा, रप्चर ऑफ द यूट्रस, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड रिटेंट प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो लक्षण दिए गए हैं जिसमें कि बिग एंड बॉगी यूट्रस हो जाता है, ब्लीडिंग होती है और रैपिड पल्स हो जाती है और यह थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलती है, तो यह सभी लक्षण पोस्टपार्टम हेमरेज से संबंधित होते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। Signs of PPH include a big and boggy uterus due to filling of blood and clots, heavy bleeding, rapid pulse, hypotension, cool and clammy skin, and altered consciousness। PPH के लक्षणों में रक्त और थक्कों से भरा हुआ बड़ा और मुलायम यूट्रस, अत्यधिक रक्तस्राव, रैपिड पल्स और लो बीपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following symptoms are manifested in postpartum hemorrhage except convulsions, hypotension, heavy bleeding and tachycardia। Correct answer is option A, convulsions। convulsions यह पीपीएच के सिम्टम्स नहीं होते हैं और शेष यहाँ पर जो ऑप्शन है यह सभी पीपीएच के साइंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर? इनमें से जो पेप्टिक अल्सर की कॉमन साइट है कौन सी है? लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, डियोडेनम, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड इसोफेगस। तो यहाँ पर जो पेप्टिक अल्सर हम लोग जानते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी द्वारा होने वाला एक प्रॉब्लम होती है जो कि जीआई ट्रैक्ट में इसमें अल्सर हो जाते हैं और ये मोस्ट कॉमनली जो इसके लक्षण होते हैं यह देखने को मिलते हैं डियोडेनम में। डियोडेनम होती है, यह इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, इलियम और इस्चियम। तो यहाँ पर जो कर्वेचर होता है सी टाइप का, इसको हम लोग डियोडेनम बोलते हैं और यहाँ पर पेप्टिक अल्सर होने की सबसे कॉमन संभावना होती है, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। Duodenal ulcers are more common than gastric ulcers, often caused by Helicobacter pylori infection। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एमंग एडोलेसेंट? स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, सुसाइड, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड एक्सीडेंट्स। तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं मीन्स 10 से 19 वर्ष के बच्चे होते हैं, वयस्क भी होते हैं, इनमें 18 के ऊपर वयस्क भी हो जाएंगे, तो 10 से 19 वर्ष को हम लोग एडोलेसेंट बोलते हैं और इनमें जो मृत्यु का, डेथ का मुख्य कारण होता है यह WHO के आंकड़ों के अनुसार यह है ऑप्शन डी, एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाएं, और दूसरे स्थान पर आती है सुसाइड का नंबर, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, popcorn and nuts should not be given to a toddler primarily because of। टॉडलर मीन्स होते हैं छोटे बच्चे, 1 से 3 साल के बच्चों को टॉडलर कहते हैं और इनको पॉपकॉर्न और सूखे मेवे नहीं देने चाहिए। इसके पीछे कारण क्या होता है? will spoil the child's appetite, are easily aspirated, have very little food value, can cause toothache। तो इनका जो मुख्य कारण होता है न देने का, यह होता है आर इजिली एस्पिरेटेड, ये आसानी से फेफड़ों में जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। इसलिए बच्चों को पॉपकॉर्न देने से बचना चाहिए। इसमें जो इसका मुख्य कारण है चोकिंग हैजार्ड, मेनली श्वास नली चोक होने की संभावना रहती है, डर रहता है जिससे कि बच्चों में उनमें एस्फिक्सिया होने की संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। As a nurse, you are monitoring a patient in the immediate postpartum period. You are checking TPR and BP every 15 minutes for first hour. This value suggests to you that there is excessive blood loss.
एक नर्स के रूप में आप प्रसव के तुरंत बाद रोगी की निगरानी कर रही हैं। आप पहले घंटे में हर 15 मिनट पर टीआरपी और बीपी चेक कर रही हैं। कौन सा मान यह दर्शाता है कि अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है? तो यहाँ से पीपीएस से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आपके सामने लक्षण भी दिए गए थे कि हर 15 मिनट पर टीआरपी मीन्स होता है टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी एंड पल्स, ये चेक किया जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऐसा मान है जो दर्शाएगा कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है? इंक्रीज्ड पल्स रेट 90 to 102 and increased respiratory rate 18 to 22, temperature 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज पल्स रेट। यह 90 से 102 पल्स रेट है, तो इससे संबंधित है कि कहीं ना कहीं शरीर से हैवी ब्लीडिंग हो रही है। Tachycardia is an early sign of hypovolemic shock due to excessive blood loss. Pulse increases before blood pressure drops significantly. तो पल्स बढ़ती है किसी की जब अचानक से ब्लड लॉस हो जाता है। जब ब्लड लॉस हो जाता है तो होता क्या है कि हृदय को चूंकि कम ब्लड मिल पाता है पंपिंग के लिए, तो हृदय अधिक काम करने लगता है। जब हृदय अधिक काम करने लगेगा तो निश्चित बात है कि पल्स बढ़ जाएगी, और जब पल्स बढ़ जाएगी तो ये जो लक्षण संबंधित हो रहे हैं यह हाइपोवॉलेमिक शॉक के लक्षण है, यानी कि पीपीएच के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंक्रीज्ड पल्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज सीन इन एडिसन्स डिजीज? एडिसन डिजीज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखा जाता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया एंड बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर एडिसन डिजीज हम लोग जानते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, उसकी कमी से हो जाती है बीमारी। अभी कमी का जो मुख्य कारण होता है एडिसन डिजीज में ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ये इसमें ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्रंथि होती है और इसी से निकलता है, इसी से निकलने वाला हार्मोन होता है जिसकी कमी हो जाती है और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब कमी जब हो गई है किसी की, तो डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो डॉक्टर कुछ उसकी जांचें लिखता है, जिससे यह समझ में आता है कि हाँ इस व्यक्ति को एडिसन की बीमारी है। तो वो जांचें कौन कौन सी होती हैं? तो यह जांचें होती हैं यदि उसके जो ब्लड टेस्ट में हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिले, मीन्स उसका सीरम पोटेशियम लेवल और सीरम सोडियम लेवल में कुछ डिफरेंस आए, तो ये माना जाता है कि हाँ एडिसन डिजीज हो चुकी है। और क्या इसमें अंतर आता है? तो इसमें जो सोडियम की मात्रा हो गई, सोडियम की मात्रा होगी ये घट जाएगी और पोटेशियम की मात्रा होगी ये बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो गए, मीन्स बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एटॉनिक पीपीएच। एटॉनिक पीपीएच का प्रबंधन है यूट्रस मसाज, यूज ऑफ एक्बोलिक एंड बाईमैनुअल कंप्रेशन। तो ये सभी जो यहाँ पर दवाएं हैं, जैसे कि संकुचन कारक दवा हो या गर्भाशय की मालिश करना हो, बाईमैनुअल कंप्रेशन करना हो, ये सभी पीपीएच के मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, एटॉनिक पीपीएच के मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Next, which of these actions is not appropriate for a mother with early postpartum hemorrhage? Administer oxytocin, check pad count, insert indwelling urinary catheter, apply fundal massage। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी क्रिया है, इनिशियली कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि एक प्रारंभिक प्रसवोत्तर रक्तस्राव मीन्स अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज वाली मदर के लिए एक एप्रोप्रिएट नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो जब पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा हो और अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज हो, तो जिसमें ये सभी शामिल होता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिक दवा देना भी शामिल है, पैड की गिनती करना भी शामिल है और फंडल मसाज करना भी शामिल होता है, लेकिन इसमें इंसर्ट नहीं करना चाहिए यूरिनरी कैथीटर को, मीन्स स्थायी मूत्र कैथीटर डालना यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ऐसा अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमी ग्रेविडा वुमन हैज डिलीवर्ड अ मेल बेबी एंड इज ब्लीडिंग प्रोफाउजली आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा।
द मिडवाइफ्स डायग्नोसिस इज PPH, व्हाट शुड बी मिडवाइफ्स इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप। एक प्राइमी ग्रेविडा ने मेल बच्चे को जन्म दिया है और प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद हैवी ब्लीडिंग हो रही है। नर्स का डायग्नोसिस PPH है। नर्स का अगला इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए? कॉल फॉर हेल्प, मसाजिंग द यूट्रस, एग्जामिनिंग द एक्सपेल्ड प्लेसेंटा एंड कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लैडर। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले क्या करना है? मसाज करना है यूट्रस की, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही है। In atonic PPS, the first action is to massage the uterus to stimulate contraction and reduce bleeding. Other measures follow after bleeding control begins. जो अन्य चीजें हैं वो बाद में हम लोग उसको मेजर करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? मसाज करना है यूट्रस की, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा।